स्वागत है। आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो सच में थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। हाँ बिल्कुल। ये एसएकेआर यानी सोनू कुमार की किताब द लेजेंड माइंड का एक अध्याय है और इसका शीर्षक है शून्य और उसके अपने रंग। और ये शीर्षक मतलब ऐसा लगता है कि गणित की बात होगी, पर ये अध्याय हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ जहाँ गणित, ज्योतिष और आध्यात्म सब एक ही धागे में बंधे हुए हैं। बिल्कुल, ये किसी फिल्म के पहले सीन जैसा है। कैमरा एक बहुत ही साधारण सी चीज जीरो पर फोकस करता है हाँ। और हमें लगता है कि हम जानते हैं ये क्या है, लेकिन फिर कहानी खुलती है और पता चलता है कि पूरा ब्रह्मांड इसी एक निशान के इर्द गिर्द घूम रहा है। सही बात है। तो आज हमारी ये पड़ताल यही समझने की है कि कोई जीरो जैसे सीधे साधे गणित के निशान को लेकर उसे अध्यात्म और ब्रह्मांड से जोड़ने वाली इतनी बड़ी थ्योरी बना कैसे सकता है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे आकर्षक हिस्सा है। ये लेखक की दुनिया को देखने का एक बेहद निजी और अनूठा नजरिया है। ये हमें उन चीजों पर सवाल उठाने को मजबूर करता है जिन्हें हम बस मान के चलते हैं, जैसे कि शून्य का असली मतलब क्या है। तो चलिए इस विचार की परतें खोलते हैं। लेखक एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, शून्य क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे कुछ नहीं, खालीपन। हाँ, पर लेखक कहते हैं रुकिए, असली कहानी तो इसी खालीपन में छिपी है। उनका मूल तर्क ये है कि शून्य का मतलब भले ही कुछ नहीं हो, लेकिन हर कुछ नहीं बराबर नहीं होता। मतलब इस खालीपन के भी अपने आकार, अपने पैमाने हो सकते हैं। ये तो बहुत ही अजीब सा विचार है कि खालीपन को भी नापा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बड़ा मजेदार और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दिया है। हाँ, वो छात्रों वाला उदाहरण है ना? जी, सोचिए एक बच्चा पहली क्लास में फेल हो जाता है, उसकी मार्कशीट पर आता है 0। ठीक है। फिर एक दूसरा छात्र है, वो 10वीं के बोर्ड एग्जाम में फेल होता है, उसे भी क्या मिलता है? 0। शून्य। और फिर एक तीसरा जो यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर पाता, हाँ। नतीजा फिर से 0। तो कागज पर तो तीनों को शून्य मिला, लेकिन क्या तीनों का खालीपन एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। पहली क्लास में फेल होने का 0 और एक पूरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बाद मिलने वाला 0 क्या बराबर हो सकता है? नहीं, ज्ञान का स्तर, मेहनत का पैमाना और उस असफलता की गहराई सब कुछ अलग है। यही तो लेखक का पॉइंट है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ एक अच्छा उदाहरण या एक कहावत नहीं है? हाँ। क्या लेखक सच में ये कह रहे हैं कि इन शून्यों को गणित के हिसाब से मापा जा सकता है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है। और यहीं पर ये थ्योरी दिलचस्प हो जाती है। लेखक इसे सिर्फ एक उदाहरण नहीं मानते, वो इसे एक नियम बना देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि हमें गणितज्ञ की तरह सोचना बंद करके एक दार्शनिक की तरह सोचना होगा। उनके लिए शून्य का संदर्भ, उसका कॉन्टेक्स्ट ही उसकी असली कीमत तय करता है। तो वो इसे बाकायदा एक ढांचा देते हैं। हाँ, एक पूरा स्केल, माइक्रो, मिली, सेंटी जैसे छोटे पैमानों से लेकर डेका, हेक्टो, किलो और मेगा जैसे बड़े पैमानों तक। अच्छा, तो शून्य अब सिर्फ एक अंक नहीं रहा, बल्कि एक नापने की इकाई बन गया है, जैसे मीटर या लीटर होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये शून्यों को एक स्थिर, बेजान अंक से निकालकर एक गतिशील, जिंदा कॉन्सेप्ट बना देता है। लेखक के अनुसार शून्य अपने आप में अकेला नहीं है, बल्कि ये हमेशा किसी पैमाने के साथ आता है, भले ही वो पैमाना हमें दिखाई ना दे। हाँ, ये एक ऐसा चश्मा है जो हमें खालीपन के अंदर भी एक बनावट, एक स्ट्रक्चर देखने में मदद करता है। ठीक है, तो हमारे पास शून्य के अलग-अलग साइज हैं। मैं इस विचार को एक कल्पना के तौर पर समझ सकती हूँ, पर इसका असल दुनिया से क्या लेना देना है? और यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। लेखक इस अजीब से विचार को भौतिकी के एक सबसे बड़े नियम से जोड़ते हैं, प्रकाश की गति। स्पीड ऑफ लाइट? जी, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक उछाल है। हम सब जानते हैं कि निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जी हाँ, लेखक इस नंबर को उठाते हैं और उसे अपनी तरीके से लिखते हैं, c बराबर 3 गुणा 0,0,0,0,0। एक मिनट, c बराबर 3 गुना 0,0,0,0,0। ये तो गणित के हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं बनता। किसी भी चीज को 0 से गुणा करने पर तो 0 ही आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? सही सवाल। क्या लेखक इसे एक समीकरण की तरह देख रहे हैं या फिर किसी कोड या पहेली की तरह? बिल्कुल, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि अगर हम इसे विज्ञान की नजर से देखेंगे तो ये पूरी तरह से गलत है। तो फिर? लेकिन लेखक हमें इसे विज्ञान की नजर से देखने के लिए कह ही नहीं रहे हैं।
वो गणित को कैलकुलेशन के लिए नहीं बल्कि एक प्रतीक, एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। उनके लिए 3 एक अलग शक्ति है और ये 5 शून्य एक अलग शक्ति। वो संख्याओं को गुणा नहीं कर रहे, वो 2 आइडियाज को एक साथ रख रहे हैं। तो ये एक तरह का दार्शनिक कोड है। वो कह रहे हैं कि प्रकाश की गति 3 और 5 शून्यों के मेल से बनी है। ठीक है, इस तर्क को मानकर आगे बढ़ते हैं। इन 5 शून्यों का क्या मतलब है? लेखक के अनुसार ये 5 शून्य 5 तत्वों का प्रतीक हैं, जिनसे हमारा ब्रह्मांड बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो कहते हैं कि असल में कुल 15 तरह के शून्य हैं, जो 3 मुख्य समूहों में बटे हुए हैं। 15 तरह के शून्य, ये तो और भी जटिल होता जा रहा है। कौन से हैं ये 3 समूह? वो 3 समूह हैं देव मतलब गॉड, मानव मतलब ह्यूमन और असुर मतलब डीमन। देव, मानव और असुर। और हर समूह के पास अपने 5 तत्व हैं, यानी अपने 5 शून्य। मतलब देवों के पास अपनी पृथ्वी, अपना जल, अपनी अग्नि, वायु और आकाश है। हाँ, और मनुष्यों के पास अपने 5 तत्व हैं और असुरों के पास अपने। अच्छा, तो ये एक तरह की समानांतर संरचना है, जैसे 3 अलग-अलग दुनियाएं हों, बिल्कुल। जो एक ही मूल सिद्धांत पर बनी हैं, लेकिन जिनकी प्रकृति बिल्कुल अलग है। हाँ, जैसे 3 अलग-अलग शेफ एक ही 5 सामग्री से 3 बिल्कुल अलग तरह के व्यंजन बना रहे हों। वाह, बढ़िया उदाहरण है। यह एक बहुत ही सुव्यवस्थित ब्रह्मांड है जिसे लेखक बना रहे हैं। हर चीज की अपनी जगह है, हर चीज 3 के समूह में है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 3 समूह हैं, देव, मानव और असुर। अब लेखक इस ब्रह्मांडीय नाटक के किरदारों को पेश करते हैं, जिन्हें वे परिवार कहते हैं। जी, और यहाँ पे ग्रहों की एंट्री होती है। ग्रहों के? हाँ, सबसे पहले आता है देव परिवार। लेखक के अनुसार देवों से जुड़े 5 शून्य मिलकर स्वर्ग का निर्माण करते हैं। और इस परिवार का मुखिया? पिता है सूर्य। परिवार के गुरु बृहस्पति है और बड़ा पुत्र शनि है। ठीक है। इसके बाद आता है मानव परिवार, जो हमारी दुनिया यानी पृथ्वी का निर्माण करता है। इस परिवार में चंद्रमा को पिता का दर्जा दिया गया है, बुध को गुरु का और यूरेनस को बड़े पुत्र का। और आखिर में असुर परिवार, जो नरक का निर्माण करता है। यहाँ मंगल पिता है, शुक्र गुरु है और नेपच्यून बड़ा पुत्र है। 1 मिनट, क्या लेखक ये बताते हैं कि उन्होंने ग्रहों का ये बंटवारा किस आधार पर किया है? मतलब सूर्य को ही देव परिवार का पिता क्यों बनाया गया, या मंगल को असुर परिवार का? क्या इसका कोई ज्योतिषीय या पौराणिक आधार है? देखिए, इस अध्याय में लेखक इस बंटवारे के पीछे का तर्क नहीं बताते। ये उनके ब्रह्मांड के एक नियम की तरह पेश किया गया है। अच्छा, उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा है कि एक सिमेट्रिकल ढांचा बनाया जाए, बजाय इसके कि वो हर ग्रह के चुनाव को सही ठहराएं। ये उनके सिस्टम का एक दिया हुआ फैक्ट है। समझ गई। तो ये ग्रहों को सिर्फ खगोलीय पिंडों की तरह नहीं, बल्कि उन्हें नैतिक और आध्यात्मिक श्रेणियों में बांटने की एक कोशिश है। बिल्कुल। अब हमारे पास एक पूरा ब्रह्मांड है, 3 दुनियाएं और उनके शासक, जो ग्रहों के परिवार हैं। पर यह सिस्टम काम कैसे करता है? इसके नियम क्या है? और यहीं पर लेखक एक बार फिर गणित की ओर लौटते हैं। वो गणित की 4 बुनियादी क्रियाओं को इन परिवारों के स्वभाव से जोड़ते हैं। जोड़, घटाव, गुणा और भाग। जी, ये इस पूरी संरचना को एक साथ बांधने वाला धागा है। अच्छा, तो ये गणित के ऑपरेशन सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, बल्कि इन ब्रह्मांडीय समूहों के व्यक्तित्व को बताते हैं। ये दिलचस्प है। हाँ, वे कहते हैं कि गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन गुरु समूह से संबंधित है, जो शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। फिर है जोड़, एडिशन, जो देव समूह से जुड़ा है। देवता आपकी शक्ति में कुछ अच्छा जोड़ते हैं, यानी वृद्धि करते हैं। और घटाव, सब्ट्रैक्शन, मुझे अंदाजा लगाने दीजिए, ये मानव समूह से जुड़ा होगा। एकदम सही। घटाव मानव समूह से संबंधित है, जो शक्ति को कम करते हैं। ये शायद मानवीय कमियों और सीमाओं की ओर इशारा करता है। और अंत में विभाजन, डिवीजन, यह असुर समूह का स्वभाव है, जो आपकी शक्ति को आधा कर देते हैं, उसे नष्ट या कमजोर करते हैं। वाह, तो अब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ किरदार ही नहीं, बल्कि क्रियाएं भी परिभाषित हैं। देव जोड़ते हैं, असुर भाग करते हैं, गुरु गुणा करते हैं और मानव घटाते हैं। इस तर्क से तो लेखक एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच रहे होंगे। हाँ, और वो निष्कर्ष इस पूरे अध्याय का सार है।
वो कहते हैं कि इस पूरी संरचना के आधार पर ब्रह्मांड में 4 मुख्य प्रकार की ऊर्जाएं हैं और उन्हें अंकों से दर्शाया जा सकता है। अच्छा। और यहाँ लेखक एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो सामाजिक रूप से बहुत संवेदनशील है। आप वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जी। ये शब्द सुनते ही इसके साथ जुड़ा सामाजिक और ऐतिहासिक बोझ दिमाग में आता है। लेखक इसे किस संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं? ये साफ करना बहुत जरूरी है और हम यहाँ केवल लेखक के पाठ का विश्लेषण कर रहे हैं, किसी विचार का समर्थन नहीं कर रहे। बिल्कुल। लेखक इस शब्द को उसके सामाजिक संदर्भ से पूरी तरह अलग करके एक ब्रह्मांडीय और प्रतीकात्मक वर्गीकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये इंसानों के लिए नहीं है, ये ग्रहों और ऊर्जाओं के लिए है। हाँ। ठीक है, इस जरूरी सफाई के साथ उनका ब्रह्मांडीय वर्गीकरण क्या है? उनके अनुसार 0 का अंक गुरु यानी ब्राह्मण की ऊर्जा का प्रतीक है, जो ज्ञान को गुणा करते हैं। 1 का अंक देव यानी क्षत्रिय की ऊर्जा का प्रतीक है, जो शक्ति को जोड़ते हैं। 2 का अंक मानव यानी वैश्य की ऊर्जा का प्रतीक है, जो शक्ति को घटाते हैं। और 3 का अंक असुर यानी शूद्र की ऊर्जा का प्रतीक है, जो शक्ति को विभाजित करते हैं। जी। तो इस तरह एक साधारण से दिखने वाले अंक 0 से शुरू हुई यात्रा एक पूरी ब्रह्मांडीय सामाजिक संरचना के निर्माण पर खत्म होती है। ये एक ऐसा ढांचा है जो ग्रहों, तत्वों, गणित और आध्यात्मिकता को एक ही कहानी में पिरो देता है। ये विज्ञान नहीं है, ये एक तरह की ब्रह्मांडीय कविता है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया और यही इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे है। लेखक असल में हर चीज का एक एकीकृत सिद्धांत, एक यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विज्ञान के औजारों से नहीं, प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म के औजारों से। वो गणित, ज्योतिष और धर्म को एक ही भाषा में बात करने पर मजबूर कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ब्रह्मांड में हर चीज एक ही पैटर्न पर चलती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने शून्य की एक बहुत ही साधारण परिभाषा से शुरुआत की। हाँ, कुछ नहीं। और एक ऐसे जटिल ब्रह्मांडीय सिद्धांत तक पहुंचे जो देवताओं, मनुष्यों, असुरों, ग्रहों और यहाँ तक कि गणितीय क्रियाओं को भी एक साथ बुनता है। ये वाकई में शून्य पर एक ऐसा दृष्टिकोण है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। यह हमें दिखाता है कि कैसे प्रतीकों और संख्याओं की व्याख्या बिल्कुल नए तरीकों से की जा सकती है, जो किसी एक व्यक्ति के दुनिया को देखने के नजरिए को दर्शाती है। सही बात है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की कोई एक निश्चित सीमा नहीं होती। जो एक के लिए गणित का अंक है, वो दूसरे के लिए पूरे ब्रह्मांड का रहस्य खोलने वाली चाबी हो सकता है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। अगर शून्य जैसी स्थापित और सीधी साधी अवधारणा की इस तरह से पूरी तरह से नई कल्पना की जा सकती है, तो हमारे आसपास और कौन से सरल विचार, प्रतीक या शब्द है जिनमें शायद पूरी की पूरी छिपी हुई दुनियाएं मौजूद हों, जो बस हमारे अलग नजरिए से देखे जाने का इंतजार कर रही हैं।